हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का क्लास फर्स्ट, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। देखो, सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ, बट जो मेन सिलेबस, जो बेसिक सिलेबस रहता है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस हो गया, दीज आर सम बेसिक चीज़ें जो आपको हर सिलेबस में मिलने ही मिलने वाली है। देर इज़ नो पॉइंट फॉर वेटिंग फॉर द सिलेबस, और आप बोलोगे कि सर सिलेबस का वेट करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि एग्ज़ाम सिलेबस आने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। जैसे अभी हमने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में देखा, लगभग 2 से 2.5 टोटल महीने आपको मिले, आपका एग्ज़ाम हो गया। सो यही चीज़ आपने ध्यान में रख के अपने सिलेबस आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जीएस सेक्शन डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग विल बी फ्री, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसका क्लास नंबर 1 आज मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। पॉलिटी से हम शुरुआत करेंगे, स्क्रैच से पढ़ेंगे। जिसने बिल्कुल पॉलिटी नहीं पढ़ा, मैं आपको इतना बताता हूँ कि पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आपने ये सीरीज़ प्रॉपरली वॉच कर ली मेरे साथ। सो नाउ कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं 1 से 2 मिनट लूँगा। आज क्लास नंबर 1 है, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि PDFs कैसे मिलने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बाद में दिक्कत होती है कि सर कैसे सब चीज़ें मिलेंगी। देखो, सारी क्लासेस यूट्यूब की हमारे, मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्लेलिस्ट में सारी यूट्यूब की क्लासेस, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। देखो, ऐप को आपने डाउनलोड करना है, हमारी नेक्स्ट एग्जाम IQ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन वीडियोस के PDFs आपको, देखो जो मैं कोर्स बेसिकली जो हम लॉन्च करते हैं बेसिकली, जिसमें मॉक टेस्ट रहते हैं, मेरा प्लानिंग क्या है, जो मॉक टेस्ट, जो आपको मॉक टेस्ट तो देने ही है, वो जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, प्लस आपको टॉपिक वाइज, प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी में आपको इनके PDFs भी मिल जाएंगे। PDFs टेलीग्राम पे नहीं अवेलेबल होंगे, आपको वो सारे PDFs हमारे ऐप पे जाना है, एनरोल करना है। नॉर्मल सा कॉस्ट रखा है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट तो मिलने ही मिलने हैं, जो आपको रिवीजन में बाद में हेल्प करेंगे, प्लस जितने भी PDFs हैं असाइन, और वीडियोस भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ताकि प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे में भी आप वीडियोस को भी टॉपिक वाइज वहाँ जाके वॉच कर पाए। तो एट द एंड कंक्लूजन की सब चीज़ें आपको PDFs प्लस वीडियोज़ भी यूट्यूब पर तो मिलेंगे, प्लस ऐप पे भी वीडियोस में मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि सिस्टमेटिकली आप सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर पाओ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द PDFs एंड मॉक टेस्ट वगैरह तो आपको मिल जाएंगे, विद टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, इन वीडियोस के PDF वहाँ पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी सेम में ही आपको मिलेंगे। सो नाउ शुरुआत करूँगा मैं, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम IQ हमारी ऐप का नाम है। देखो, पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। पॉलिटी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यकीन मानो पॉलिटी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड मैं आपको इतना एश्योरेंस लेता हूँ कि पॉलिटी भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। देखो, पॉलिटी, अब मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि पार्ट आप याद करना स्टार्ट कर लो, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं। उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये डेफिनेशन क्या लिखी, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं ज़रा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न। हमारा एक संविधान एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिससे हमारी राज्य, हमारी स्टेट, हमारी पूरी कंट्री गवर्न की जाती है। और ब्रिटिशर्स से MN रॉय ने तो अभी 19th सेंचुरी में ये आइडिया दिया था, बट ब्रिटिश रूल चल रहा था, क्राउन रूल चल रहा था, कंपनी रूल चल रहा था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बट ये पॉइंट यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था। तो हमारे संविधान का आइडिया दिया था MN रॉय द्वारा। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक सा लिखा है, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हम जब थ्योरी करेंगे तो समझ आ जाएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। सर्टन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप सेटअप इन द प्रोसीडिंग पीरियड्स, as modern political institutions are originated and developed in many during the British rules, and origin of the growth of the Indian Constitution has a root from the, कहने का मतलब कि हमारी इंडियन पॉलिटी, हमारा जो संविधान बना, देयर लॉट ऑफ रूट्स जो हमारी जो ब्रिटिश रूल से हमारे पास यहाँ हम अभी जो इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश रूल से हमने ली हुई हैं, वहाँ से हमने चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें अच्छी थी वो हमने ली हैं, जो चीज़ें ख़राब थी वो हमने छोड़ी हैं। तो ये वही मतलब लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इन थ्योरी में लिखा हुआ प्रॉपर्ली। अब हम शुरुआत करते हैं मेन मुद्दे की, जहाँ जो करने वाले हैं। देखो, कंपनी रूल और क्राउन रूल,
1857 के बाद अब क्राउन रूल हम कहते हैं। क्राउन रूल 1857 से लेकर 1840, जब तक हमें आज़ादी मिली, 1447 में आज़ादी मिली। उससे पहले था जी कंपनी रूल हम बोलते हैं। कंपनी रूल का जो पीरियड है अब याद रख सकते हो 1773 से लेकर 1857 तक। 1857 में जो फर्स्ट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जिसे हम म्यूटनी, वॉर ऑफ म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो कंपनी रूल कब से कब की ड्यूरेशन आप याद रख सकते हो, 1773 से लेकर 1857 के बिटवीन जो रूल था उसे हम कंपनी रूल बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। दीज इवेंट्स वर हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। डोंट नीड टू वरी, थ्योरी पे फोकस मत रखो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कंपनी रूल के तहत जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, एंड इसको इंट्रोड्यूस करवाया था नॉर्थ फ्रेडरिक ने। नॉर्थ फ्रेडरिक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो चीज़ें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब हम 73 से जाएंगे, पूरा 19, पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो सारे के सारे करेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग बोलते हो कि पार्ट स्टार्ट करो इंडियन शेड्यूल्स वगैरह, वो तब से हम स्टार्ट करेंगे, बट कुछ बेसिक्स भी तो पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, एंड इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, नॉर्थ फ्रेडरिक द्वारा इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। देखो हुआ क्या था, देखो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, बेसिकली क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना काफ़ी ज़्यादा अपना मोनोपोली स्टार्ट कर दिया था। मोनोपोली इन द सेंस कि जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, तो हुआ क्या बेसिकली कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मोनोपोली स्टार्ट कर दिया। जहाँ से मन आया वहाँ से करप्शन कर लिया, किसी को लूटना है वहाँ से लूट लिया। तो ब्रिटिश ने देखा, ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि यार ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मोनोपोली कर रही हैं, अपनी मनमर्जी से सब चीज़ें कर रही हैं, तो क्यों ना कोई रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाए। तो ये एक रीज़न है जो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेना चाहता था। तो विद दिस एक्ट आप देखेंगे कि काफ़ी एक्ट्स फिर पास हुए, फिर जैसे चार्टर एक्ट्स हो गए, ओके, 1813 का हो गया, 1833 का हो गया। तो लॉट ऑफ एक्ट्स जो विद दिस एक्ट इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, सो डैट कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पे रोक लगाई जा सके, वो अंधाधुंध लूटे जा रहे हैं सब कुछ, ओके। तो सबसे पहले तो इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट के तहत अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसका जी। इस एक्ट ने, जो इससे पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को, डेजिग्नेशन को चेंज किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले हम बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। विद दिस एक्ट 1773, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसको चेंज करके बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वहाँ गवर्नर था ओनली, यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बना दिया। हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। तो जिसको अथॉरिटी दी गई प्रेसिडेंसी लेने की, यानी कि रूल करने की, मद्रास को, बॉम्बे और कलकत्ता, एंड इसके साथ उसको कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 4 मेंबर्स। तो 4 मेंबर्स भी उसके साथ कॉन्स्टिट्यूट किए गए। अब आपने याद क्या रखना है कि जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया, दिस एक्ट दैट इज 1773। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अपने वॉरेन हेस्टिंग्स, और उनके साथ मेंबर कितने थे, 4 मेंबर्स थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके साथ और देखते हैं इसमें क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे इलेजा इम्पे। इलेजा इम्पे वॉज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट का इन कोलकाता। चीफ जस्टिस बने थे एलेजा इम्पे, इनका नाम आपको याद रखना है। एंड एक चीफ जस्टिस और इनके साथ 3 जजेस का अपॉइंटमेंट किया था। राइट नाउ चीफ जस्टिस कौन है हमारे, 51 चीफ जस्टिस बने। संजीव खन्ना रिसेंटली, वो आपको पता होना चाहिए, संजीव खन्ना 51st चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली बने। जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आप चाहे अगर नोट्स बना रहे हैं वहाँ नोट्स बनाते रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस एक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो
जो एक्ट है कौन सा है, इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। क्यों किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो करप्शन कर रही थी, लूटे जा रही थी, उसको ब्रिटिश ने चाहा कि कुछ कंट्रोल्स अपने हाथ में लिए जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ये पॉइंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका नाम अपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कोलकाता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे, इनके साथ साथ 3 जजेस का अपॉइंटमेंट किया था। इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है फ्रॉम दिस एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे 1773 हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपने फर्स्टली याद रखना है। उसके बाद जी मैंने जैसे आपको बताया, इस एक्ट के बाद कंटिन्यूसली डिफरेंट एक्ट्स आए जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लेना चाहा, और एट द एंड जब 1858 के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में सब चीज़ें ली थी, ईस्ट इंडिया रूल कंपनी, ईस्ट इंडिया का रूल का ख़त्म भी हो गया था। उसके बाद फिर क्राउन रूल आ गया था, कंपनी रूल। 1858 के बाद जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, वो हम करेंगे, कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनते रहिए। तो ये पहला एक्ट क्लियर है सबको, आई होप। उसके बाद आ गया जी हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये सेकेंड एक्ट आ गया। इसके बाद इसका नाम रखा गया आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के तहत इसको रखा गया। इसमें बेसिकली इसमें हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत किया गया था। दिस हैज़ बीन डन अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, क्यों सेटअप किया गया था, द बोर्ड वॉज सेटअप टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द इंडिया। अगेन मैंने जैसा आपको बताया कि इसके बाद काफ़ी रेगुलेटिंग एक्ट्स आते रहे, चार्टर एक्ट्स आते रहे। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ईस्ट इंडिया की जो मोनोपोली है, वो जो अपना मनमानी कर रहे हैं, ओके, तो जो इलीगली सब चीज़ें लूट रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो ये सब कुछ ला रही थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सेटअप एंड गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें जब गवर्नर जनरल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गवर्नर जनरल जब बनाए थे, तो इसमें इनको 4 मेंबर्स कंस्टिट्यूट किए गए थे पहले एक्ट के तहत। तो विद दिस सेकंड एक्ट, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें जो गवर्नर जनरल के काउंसिल मेंबर्स को 4 से डिक्रीज करके 3 कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, गवर्नर जनरल के जो 4 उनको बंदे दिए थे, उसको डिक्रीज करके 4 से 3 कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पिट्स इंडिया 1784 के तहत। किसके नाम पे रखा गया, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसमें 4 मेंबर से घटा के कितने मेंबर कर दिए गए, गवर्नर जनरल काउंसिल के 3 कर दिए गए। ये आपको इस एक्ट से याद रखना है। अब आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट एक्ट आपका आ गया चार्टर एक्ट 1793, ये नेक्स्ट हमने पढ़ना है। अब इसमें क्या प्रोविजंस, क्या क्या चीज़ें थी, वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो सैलरीज थी, सैलरीज फॉर द स्टाफ एंड द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। तो इसमें एक चीज़ मेंशन ये की कि जो देखो बेसिकली होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ना 20-20 साल का चार्टर मिलता था कि आप ट्रेड करो। एक ट्रेड हर चार्टर एक्ट पे अगर आप देखेंगे 20-20 साल का एक प्रोविज़न आप मिल सकते हैं, 20 साल तक आपको ट्रेड के लिए आपको परमिशन दे देंगे। तो हर चार्टर एक्ट में आप देखेंगे 20-20 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था। बट इवेंचुअली एक टाइम ऐसा भी आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कब ऐसा हुआ कि 20 साल का जो चार्टर एक्ट मिल जाता था कि 20 साल तक आपको मोनोपोली विद ट्रेड करना ही करना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर दिया गया था। वो मैं आपको बताता हूँ। इस एक्ट के साथ तो सबसे पहले तो बस यही हुआ कि 20 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हाँ जी आप ट्रेड करो। ओके, इसमें और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, सैलरी फॉर द स्टाफ एंड द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, एक प्रोविजन यहाँ पे ये मेंशन किया गया। और इसमें दिस एक्ट ऑल्सो गिव्स द पावर टू गवर्नर जनरल टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसीजन था उसको गवर्नर जनरल के पास, अगर आप कह सकते हो समझो, तो इसमें गवर्नर जनरल को कुछ और पावर्स दी गई कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को ओवरराइड करने का भी पावर दे दिया गया विद दिस एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट 1793 गवर्नर जनरल को। एडिशनली इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई कि सालाना एनुअली 5 लाख पाउंड्स दिया जाएगा टू ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी साल के 5 लाख पाउंड देगी। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, सैलरीज़ की बात की गई, 20 साल का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सटेंड किया गया, वो तो आपको देखना ही देखना है। हर 20 साल का मिलता था, फिर एंड कब हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। बट इसमें एडिशनली सैलरीज़ की बात की गई, गवर्नर को कुछ पावर्स दिए गए ओवरराइड करने की, एंड इसमें
5 लाख पाउंड की बात की गई ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सालाना, ये आपने याद रखना है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें, इसमें रॉयल अप्रूवल का इंपॉर्टेंट कर दिया गया, रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया गया फ्रॉम गवर्नर जनरल। कहने का मतलब कि कोई भी सीनियर ऑफिशियल्स अगर आपने अपॉइंट करने, जैसे कोई न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंट करना है, कोई गवर्नर बनाना है, कोई कमांडर इन चीफ बनाना है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल आपने लेना ही लेना है फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। रॉयल अप्रूवल की बात किस एक्ट में की थी? 1793 में 5 लाख पाउंड की बात की थी। सैलरीज की बात की गई थी, गवर्नर जनरल को कुछ एडिशनल पावर्स दिए गए थे। ये चीज़ें आपने याद रखनी विद दिस। उसके बाद आ जाते जी हमारा नेक्स्ट एक्ट 1813 हमारा आ गया नेक्स्ट एक्ट। अगेन 20 साल के लिए तो बेसिकली एक्सटेंशन दे दिया गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट इसमें जो कंपनी की मोनोपोली चल रही थी इट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया। कुछ मोनोपोली थी कि हाँ जो चीज़ मैं कर सकता हूँ बस मैंने ही करनी है, जो चीज़ मैं सेल कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके की मोनोपोली चल रही थी। तो बट इस एक्ट ने 1813, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि कौन से एक्ट ने कंपनीज मोनोपोली को ख़त्म किया था, ईस्ट इंडिया की जो मोनोपोली चल रही थी उसे ख़त्म किया था विद इंडिया। एंड इसमें बट एक चीज़ आपने ध्यान नहीं किया, मोनोपोली तो ख़त्म हुई थी बट चाइना के साथ जो मोनोपोली थी वो इनएक्टिव थी। ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी वर रिमेन इनएक्ट। चाइना के साथ जो मोनोपोली चल रही थी वो तो चलेगी, वो कंटिन्यू, उसको प्रतिबंध नहीं लगाया, बट आगे जाके उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, वो मैं आपको बता दूंगा। चाइना के साथ और चाय में जो मोनोपोली चल रही थी वो इनएक्टिव रही, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको एबॉलिश नहीं किया। बट इस एक्ट ने जो कुछ मोनोपोली और कुछ अदर रीजन्स के साथ जो मोनोपोली चल रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बस मोनोपोली ख़त्म हो गई, ये आपने याद रखना है। बट इसमें जो चाइना के साथ जो मोनोपोली चल रही थी इन ट्रेड वो चलती रही, और चाय के व्यापार में वो मोनोपोली इनएक्टिव रही, बाकी मोनोपोली ख़त्म कर दी। इस एक्ट में एडिशनली 1 लाख ग्रांट की बात की गई जो दिया जाएगा फॉर एजुकेशन एनुअली फॉर एजुकेशन इन इंडिया। 1 लाख का ग्रांट दिया जाएगा फॉर एजुकेशन इंडिया, ये भी बात कही थी 1813 एक्ट में, ये आपको याद रखना है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट एक्ट आ गया जी, अब 20 साल और हो गए, 20 साल का एक्सटेंशन फिर से मिल गया। ओके, अब इसमें बात करते हैं जी, इसमें एक्सटेंशन मिल गया बट इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस 1833 में जब 1813 से लेकर 1833 तक पहुंचे, 1833 में जो मोनोपोली 1813 में ख़त्म नहीं हुई थी विद चाइना एंड टी, वो यहाँ पे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसमें एडिशनल चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते हैं। मोनोपोली तो ख़त्म हो गई अब, हमेशा जो ट्रेड चाइना और चाय के व्यापार में थी, बट इसमें एडिशनल और चीज़ें क्या हैं? द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिगेन, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का बिगेन शुरुआत हो गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर द बंगाल, नाउ हैज़ been given the name with that is गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो सबसे पहले बनाए थे आपको बताया था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऐड हुआ। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज करके 1883 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ये पोजीशन चेंज हो गया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपने याद रखना है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कंफ्यूज नहीं करना। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर बंगाल के कौन बने थे, फिर आप गवर्नर बंगाल, थोड़ा सा माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको मैंने प्रॉपरली चीज़ें समझाई। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पोजीशन चेंज करके बना देगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज़ आपको याद रखना है। ट्रेड मोनोपोली भी खत्म हो गया। ऑल लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स वर हैंडेड ओवर टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ओके, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेजेंसी आफ्टर बस अब यही चीज़ आपने देखी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की शुरुआत हो गई और गवर्नर जनरल ऑफ ये सारी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पावर्स हैंडेड कर दी गई गवर्नर जनरल इन काउंसिल, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सेंट्रलाइजेशन की बात की, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया किस एक्ट के तहत, एंड मोनोपोली ट्रेड ऑफ चाइना के साथ मोनोपोली खत्म कर दी। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट गवर्नर बने, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। इसमें
अगर हम बात करें लॉ मेंबर की भी इंट्रोडक्शन हुआ था, लॉ कमीशन बेसिकली आप कह सकते हो। फोर्थ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल वर एडिड एज ए, पहले कितने मेंबर थे आपको मैंने बताया, पहले 4 मेंबर थे, फिर उसे 3 किया गया था, आपको मैंने सब बताया। गवर्नर जनरल काउंसिल में पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 थे, नाउ एक फोर्थ मेंबर एडिड किया गया जिसे हम लॉ मेंबर बोलते हैं। और लॉ कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ कमीशन आपसे पूछे किस एक्ट के तहत हुआ था, लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द चार्टर एक्ट 1883। ओके, लॉ कमीशन बनाया था अंडर लॉर्ड मैक्यूले, अंडर लॉर्ड मैक्यूले ये बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। एंड मोनोपोली जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो मोनोपोली टोटली खत्म की। लॉ कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट भी हुई थी, फोर्थ मेंबर जो बनाया था इसे लॉ मेंबर इन द एक्ट 1833 एक्ट के तहत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे अगेन 20 साल बाद नेक्स्ट एक्ट आ, देखो इस एक्ट में कोई भी, जैसे मैं बोल रहा था ना 20 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा था ट्रेड के लिए विद दिस एक्ट। अब इसमें कोई, जब तक पार्लियामेंट कोई रूल नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कोई 20 साल के लिए एक्ट ट्रेडिंग का राइट्स दे दिए गए जैसे इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे। क्योंकि आपको पता है 1853 के बाद अगेन उसके बाद 4-5 साल बाद 1857 में ही जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम बोलते हैं, वॉर ऑफ म्यूटिनी शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, सब हैंड ओवर ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो 20 साल का जो वो चल रहा था, वो उस पर अब विद दिस एक्ट चार्टर एक्ट 1853 में, इसमें यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं गई थी। अब जो रूल पार्लियामेंट बनाएगा, जो रूल्स लॉ बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड किया जाएगा। अब एडिशनली कोई 20 साल के लिए वो नहीं कि हाँ आपको 20 साल के लिए ट्रेड करना है, वैसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम बिगेन्स इन इंडिया विद दिस एक्ट। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत अगर हम बात करें तो कब हुई थी, वो विद दिस एक्ट दैट इज़ 1853। एक कमेटी बनाई गई थी जिसे मैकले कमेटी बनाया गया था, एंड इस कमेटी की फॉर्मेशन की गई थी 1854 में विद दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसके लिए IAS एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज के लिए बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टार्ट यहाँ से किया गया था। और इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया था, सेपरेट किया था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट को। बिल्कुल वो ज़रूरत था कि कोर्ट और पुलिस एक साथ काम करेंगे तो कहाँ ही काम होगा। इस एक्ट ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को भी सेपरेट किया गया था। एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैक्यूले कमेटी थी बट चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज हम बोलते हैं, ये नाम आप याद रख लीजिएगा इस एक्ट के तहत। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर थे रविंद्र नाथ टैगोर, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। 1863 में इन्होंने फर्स्ट ये बने थे इंडियन जिन्होंने, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कंफ्यूज मत करना, वो फर्स्ट बने थे टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, वो सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा है, वो मैं अब आगे आएगा मैं आपको बता दूंगा। दिस इज सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो ये ब्रदर थे रविंद्र नाथ टैगोर के, ये फर्स्ट बने थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया था 1863 में। ही वॉज अलॉटेड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज इट्स कैडेट। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का नाम आप याद रख लीजिएगा, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत कब किस एक्ट के तहत की गई थी, और इसमें कौन सी कमेटी थी, मैक्यूले कमेटी 1854 में अपॉइंट की गई थी। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस हम बोलते हैं। एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट ने, जैसे मैं आपको बताया 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ म्यूटिनी, तो जो कंपनी रूल था उसको ख़त्म करके क्राउन रूल अब आ जाता है हमारा 1947 तक। अगेन 1857 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल हम बोलते हैं इसे। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द गुड गवर्नेंस एक्ट। दिस एक्ट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी पावर्स एंड ट्रांसफर टू द ब्रिटिश। क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम जो रूल कर रही थी, क्वीन विक्टोरिया का नाम आप याद रख लीजिए। आप नोट्स बनाए प्लीज़, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाए गए थे उसको एबॉलिश किया गया था, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था उसे चेंज किया गया था वाइसराय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे फर्स्ट वाइसराय, एंड लॉर्ड स्टैनले इनको बनाया गया था इनके सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि वाइसराय फर्स्ट कब बने थे, ये पोजीशन कब चेंज हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट हम बोलते हैं। एंड लॉर्ड कैनिंग बने थे फर्स्ट वाइसराय, और लॉर्ड स्टैनली बने थे फर्स्ट सेक्रेटरी। अब सारी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि पहले बंगाल के थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ
गवर्नर, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे, देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद से जो पोजीशन चेंज हो गई वो हो गई जी वाइसराय में। तो फर्स्ट वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बने इनके? लॉर्ड स्टैनले। सब चीज़ें आपने क्रोनोलॉजी के साथ याद रखनी है। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, एंड फर्स्ट वाइसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। जो चीज़ें बोल रहा हूँ नोट डाउन करते रहिए, हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद हमारा जी नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपने नहीं है, बस जस्ट जनरली याद रख लीजिएगा। इसमें इस एक्ट ने बेसिकली, दिस एक्ट हैज़ गिवन द लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर्स टू डिस्कस बजट। कहीं क्वेश्चन में पूछ ले कि बजट की बात कहाँ गई थी, बजट्स को डिस्कस करने के लिए कौन से एक्ट ने पावर दी थी? दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये आप याद रख लीजिएगा। दिस एक्ट मेड द प्रोविजन फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उनकी इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन भी किस एक्ट ने बात की गई थी? दिस इज एक्ट ऑफ 1892, ये आप याद रख लिए। डिस्कस बजट की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो आपने याद रखना है 1892। उसके बाद आ जाती है हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, 1909। 1909 के इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये मैं बात कर रहा था सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा, ये फर्स्ट बने थे टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय। वो वहाँ पे अलग थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ओके, यहाँ दिस इज़ डिफरेंट, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना आपने। इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसको हम ना जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना, इसमें हम बिल्कुल पढ़ेंगे, इसमें 1919 का मॉन्टेग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। बट अभी मेन था जो स्टार्टिंग वाले थे, जो आप इंडियन 1947 के पहले वाले एक्ट जो आप छोड़ देते हो, स्टार्ट नहीं करते पॉलिटी को वहाँ से, तो वो मेरा मेन मोटिव था, वो मैंने आपके कवर करवाया। ये तो हम फिर भी जब हम पॉलिटी को फिर से शुरुआत करेंगे, जब हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी इसको मैं कवर करवा दूंगा, बट यहाँ ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जी, सत्येंद्र नाथ सिन्हा हमारे बने थे फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय। तो फर्स्ट पूछ ले, सत्येंद्र नाथ सिन्हा कौन बने थे जिनने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? वो बने थे सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी बात की थी कि मुस्लिम को ही वोट देगा। तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, एंड इससे हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं कि ये एक्ट ऐसा था कि मुस्लिम को ही वोट देगा, हिंदू को, मतलब इस तरीके का प्रोविजन लाया था। इसके बाद गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे, वो सब चीज़ें हम करेंगे हिस्ट्री में, डोंट नीड टू वरी। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किसने की थी? वो की थी इंडियन काउंसिल एक्ट ने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, मॉर्ले बेसिकली सेक्रेटरी थे, मिंटो वाइसराय थे, ये आपको याद रखना है। ओके, इसमें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी इसको बोलते हैं। सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद 1919 का एक्ट है जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। देन उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। वो हम सब चीज़ें करेंगे, वो जब हम हिस्ट्री करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। बट मेरा मोटिव था इस पहले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट ये जो एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हो गए, पिट्स इंडिया एक्ट, इनको कवर करवाना, इसमें से कोई जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कवर हो जाएं। तो ये रहा जी आज का हमारा पहला लेक्चर, एंड आई होप आपको ये मज़ा आया आज के इस लेक्चर में। ये शुरुआत ऐसे ही होगी, आज शुरुआत की है, अब पॉलिटी इसके बाद हम देखो हमने एकदम बेस्ड तैयार किया अपना। अब हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो आपका स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, शेड्यूल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बट ये कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखना अपना ज़रूरी था, इसमें आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा, क्राउन रूल, ये सब चीज़ें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो बस अब शुरुआत हो चुकी है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें रहेंगी। मेरा मोटिव यही है कि अब आपको अलग से फिर से नहीं कि मैं आपको बोलूँ पहले यहाँ से वीडियोस वाले कोर्स लो, फिर उसके बाद अलग से कुछ नहीं, यूट्यूब पे सारे क्लासेस आएंगे। पीडीएफ्स के लिए आपको एनरोल करना है, बाकी मॉक टेस्ट भी उसी में अवेल होंगे, करंट अफेयर्स भी मैं उसी में डाल दूंगा। लॉट ऑफ थिंग्स, नॉर्मल सा अराउंड 250 तक आपको पे करना है। आई थिंक इट्स नॉट से नॉमिनल। वो है, आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो मैं आपको इतना बताता हूँ कि आप किसी पेड बैच का उठा के देख लीजिए, इससे बेटर कोई आपको अगर करा दे। मैं हैंड रिटन नोट्स को टाइप करता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स को जो पॉइंट्स हैं वो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स जो मैं आपके लिए लगाऊंगा, बट एट दी एंड आप लोगों को हार्डवर्क करना है।
अच्छी पोजीशन है, अच्छी जॉब है, आप अपने एंड से हार्ड वर्क कीजिए। अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, अगर आप अभी तक वॉच कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लीजिए, एक बुक अपने पास ज़रूर रखिए, प्रेफर कीजिए। ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग को कोई हम रिप्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी हो। आपको एक बुक आपने अच्छी सी ज़रूर देखनी है। मैं अगर आप मुझसे चाहते हो मैं आपको सजेस्ट करूं, मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूं, वो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी एक बुक अपनी ज़रूर रखिए जिसमें पॉलिटी हो प्रॉपर, उसको भी देखिए, वीडियोस देखिए, देखिए कितना मज़ा आएगा, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। दिस इज़ द वे यू कैन स्टडी। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, सब चीज़ें प्रॉपरली हम करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बस हार्ड वर्क करते रहिए एंड श्योरली यू विल गेट द रिजल्ट्स। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।